आओ सेतिपाइन मु जेते बेले रास्ता क्रॉस करे दुई साइड को देखे कारण नजर हटिबा तो दुर्घटना घटिबा पछरे चिकचिकिया मुटाटा किए चिकचिकियाटा किंतु मुंडाटा ता भीतरे भी गोटे सॉफ्ट दिल अछि सेतिपाई मोते हेल्प करिबा पाए रेडी है चाची ता बदले रे मु ता मेलोडी रे मिसी भी बोली कहली सेटा को मेलोडी नुहे हाँ गीता मिलिला कि नाही तमे जेटा कहलो सेटा मु कली पुल भाई हेले से सांगटा बहुत हैंडसम और चालाक बाहरला देख भाई मोते तो लागुची तू भी बहुत क्यों प्रशांत ସେଇଟା कौन थिला ସେଇଟା ଏମିତି ସେଇଟା ସାଙ୍ଗଟା ଡିକିରେ ବନ୍ଦ सांगो किए ପ୍ରେମରେ ପଶିଥିବା ସେ ପାଗଲା ଷଣ୍ଢ ଆଉ ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ମୁଁ ଡିକିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଯେମିତି ତୁମେ କହିଥିଲ ଷଣ୍ଢକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବୁ ଆଉ ତା ସିଂଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମାରିକି ତା ଗୋଡ଼ ଛୁଟା କରିଦେବୁ ସତା କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି କହିନି ଇଏ ଆଉ କିଛି ଭାବି ନାଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୀତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନେଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଷଣ୍ଢକୁ ଠିକ ଠାକ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେ ହାଣି ଦେ ସାଲାକୁ ତାପରେ ଗୀତାର ଦିଲ ଜିତିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ପ୍ରେମାର ପବରରେ ଫୁଲ ଆଉ ଚକୋଲେଟ ରେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯା ଭାଇ ये चापुड़ा खाइब ଓ ପଇସା ତ ଥିବନି ତାଳି ତ ମାରି ଦେଇ ଯା ଏଇ ଥର ଡବଲ ଦେବି ଚାલો संग मने शत्रु को अहिंसा रो पाठो पढ़ेबा हिसाब निकास करी देबो प्रशांत थैंक यू କରି ଦେ ଶଳାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଡେଡପୁଲ ସତା କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି କହିନି ଇଏ ଆଉ କିଛି ଭାବି ନାଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୀତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନେଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ ରାସ୍ତା भाई तो पैन मुंह गर्वित सोंडा को ठीक ठाक ता घरे छड़ी दे हानि दे साला को वही है ना उसका कॉन्टेक्स्ट अरे क्या था उसका कॉन्टेक्स्ट वही है ना Welcome to the show, sir. Thank you so much. Thanks a lot. So it's a pleasure having you here. And मैं कभी से मतलब कब से शुरू हुआ ये पता नहीं लेकिन सेटमैक्स से जब तेलुगु फिल्म देखना शुरू हुआ हिंदी में तब से आपको सुन रहे थे जी और फिर डिजिटल मीडिया आने की वजह से आपको देखे कि हाँ ये है वो इंसान इसके पीछे और फाइनली आप सामने बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पर मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच सर तो और कुछ पूछने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभी भुवनेश्वर ही आपका पहली बार है नहीं मैं इनफैक्ट चौथी बार आ रहा हूँ यहाँ पे ओके ओके तो सर कैसा लग रहा है उड़ीसा में और उड़ीसा का एटमॉस्फेयर या फिर लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए यार बहुत खूबसूरत जगह है मुझे तो बहुत पसंद है लोग भी पसंद हैं और मैं 2 बार आ चुका हूँ पहले भी बस घूमने के लिए अच्छा। और अब जो पिछली 2 ट्रिप्स रही हैं वो दोनों एनिमे ट्रिप्स रही हैं एनिमेट्रो इवेंट के लिए आया था और यू नो जो लोग हैं और जो प्यार मुझे मिलता है जितना मेरे काम को सराहा जाता है आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि किसी ऐसे राज्य से आपको प्यार मिलेगा जहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी नहीं है तो फिर भी यहाँ काम जाना जाता है और लोग बेन 10 या डेडपूल या अल्लू अर्जुन ऐसे पुकार रहे थे तो बहुत अच्छा लगा आई एम रियली हैप्पी टू कम हियर एंड आई रियली एंजॉयड हर बार जब आता हूँ मज़ा आता है सर आपको लगता है कि ये जो डिजिटल एरा के आने वजह से जो लोग कैमरा के पीछे थे उनको भी अब लोग देख के पहचान रहे हैं और वो बिल्कुल प्यार दे रहे हैं सामने हमने सामने जो प्यार बहुत आई मीन ये सोशल मीडिया हैज़ बीन अ बून फॉर स्पेशली फॉर ऐसे प्रोफेशंस के लिए जो कैमरा के पीछे से काम करते हैं जैसे वॉइस आर्टिस्ट के लिए कैमरा के आगे आना तो बहुत बड़ा स्टेप है उससे पहला स्टेप होता शायद कि हमें क्रेडिट मिल जाते हमारे काम के तो वो भी डबिंग आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी अब वही होना शुरू हुआ उसके बाद सोशल मीडिया आया सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ कि लोग सीधा सीधा अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को कमेंट करके कह पा रहे थे यूट्यूब पे अब जाके कह पा रहे थे कि हमें ये आवाज़ पसंद है तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडियोज़ को भी ये पता चलने लग गया कि डबिंग मार्केट कितना बड़ा है या कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है डब फिल्मों से लोग नाम लेकर आर्टिस्ट की चॉइस कर रहे हैं या बता रहे हैं कि हमें इस आर्टिस्ट की आवाज़ सुननी है एज एन आर्टिस्ट आई थिंक इट्स फिनोमिनल जब स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ फील्ड याद है कि आपका ऐसा हुआ था डेडपूल का जब सेकंड पार्ट आया था तो लोगों ने वो कंप्लेन किया कि संकेत मात्र क्यों नहीं जी बिल्कुल
वो चीज़ उस टाइम पे लगा लोगों की, अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट को भी सब जानते हैं अभी, सब करेक्ट इतना प्यार देते हैं कि चाहते हैं कि वही करे वो। करेक्ट। मेरे लिए तो बहुत ताज्जुब की बात थी। आई थिंक मेरे साथ जो मेरे बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज हैं उन सब ने, बहुत लोगों ने मैसेज किया, कॉल किया कि क्या आप जानते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये फिनोमिना नया नहीं था कि कोई वॉइस आर्टिस्ट को रिप्लेस किया जा रहा है। ये दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, ये होता आया है। बट जो पब्लिक आउटबर्स्ट हुआ वो आई थिंक एक बहुत नई बात थी। और यू नो एज एन आर्टिस्ट तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना प्यार दे रहे हैं लोग कि यू नो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पर जाकर पिटिशन साइन किए जा रहे हैं कि यू नो ये आर्टिस्ट वापस लेकर आइए। तो आई थिंक वो मार्केट भी उस हिसाब से चेंज हुआ। इट वाज ह्यूज। आई मीन फॉर मी तो इट वाज अनइमेजिनेबल। मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे तो कई आर्टिस्टों ने फ़ोन करके बताया, तू जानता है ये ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एंड तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू सोशल मीडिया कि उसकी वजह से हम डायरेक्टली ऑडियंसेस से कनेक्ट कर पाए, वरना ये कभी जान ही नहीं पाता कि हमारा काम स्टूडियो के बाहर जाकर क्या हो रहा है उसका, या कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है उसका समाज पर। सो आई एम ऑलवेज यू नो ग्रेटफुल टू सोशल मीडिया फॉर दैट। जैसे कि दर्शकों की जानकारी के लिए, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली जो हमारा ओडिया फिल्म था दमन जी, जो इतने लोगों को मतलब अच्छा लगा और नेशनली भी उसको रिकॉग्निशन मिला, तो उसमें जो हमारे सुपरस्टार हैं बाबूसान थे, तो उनका वॉइस भी संकेत सर ने ही लिया था। सर आपको कुछ याद है उस टाइम का डायलॉग दमन का कुछ? हाँ बिल्कुल। दो बहुत यू नो ज़रूरी डायलॉग्स थे और बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। एक तो बहुत पेंसिव मूड में वो लोगों से कहते हैं, जब यू नो वो कहते हैं कि मैं इन इलाकों में जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा, तो उनसे कहा जाता है कि मत जाइए आप। तो वो कहते हैं कि जानते हो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? डर। दैट इज़ वन डायलॉग। और एक और डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, वेयर ही स्पीकिंग टू दीज हेल्थ वर्कर्स, और वो उनसे कहते हैं कि लोगों को सुरक्षित नींद दिलाने के लिए पहले उन्हें नींद से जगाना होगा। और वो कितना अच्छा यू नो बहुत अच्छी लाइन है वो, और वो बहुत रेलेवेंट टाइम पे आती है फिल्म में। वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद द फिल्म। आई मेट बाबूशान जी से मुलाकात हुई प्रीमियर के दिन, जब हिंदी प्रीमियर हो रहा था मुंबई में। वेरी काइंड ऑफ हिम, वेरी स्वीट गाय। और यू नो उन्होंने आई थिंक डब भी किया था प्रोजेक्ट, बट देन ही सेड दैट जब मैंने यू नो उनसे कहा कि जो बेस्ट होगा प्रोजेक्ट के लिए वो हम करेंगे, दैट्स यू नो एज एन एक्टर दैट्स सच अ फिनोमिनल थिंग फॉर हिम टू से। एंड मुझे याद है जब मैं डब करने भी गया था, पूरी टीम थी दमन की, वो सारे बैठे थे कंट्रोल रूम में, मैं देख रहा था उन्हें, नो हर लाइन समझा रहे थे। बड़े प्यार से उन्होंने वो फिल्म बनाई थी, और जो मैं उनको देख रहा था तो हर लाइन वो समझा रहे थे, तो बड़े प्यार से डब भी हुई वो फिल्म, तो मज़ा आया बहुत। सर जैसे आप पहले भी तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म और ये उड़िया फिल्म था, तो सर एक डबिंग आर्टिस्ट, आपके जैसे डबिंग आर्टिस्ट जो हर लैंग्वेज में काम करते हैं जी, तो वो अडप्ट कैसे करते हैं ये डिफरेंट लैंग्वेज के जो इमोशंस को, और जो वो बातों में वो मॉड्यूलेशन भी आना चाहिए ना, करेक्ट, देख के बॉडी लैंग्वेज को। तो इसका खूबसूरत एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले तो मुझे वो ओरिजिनल लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे वो कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। जी, तो वो जनरली उस काम का भार जो होता है वो राइटर्स पर होता है हमारे, तो वो पहले उस फिल्म को समझकर वो लिख देते हैं, और फिर वो जो डायलॉग्स होते हैं उन्हें हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करते हैं, उन्हें हम अडेप्ट करते हैं इमोशन के हिसाब से। तो मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि जानना कि असली शब्द क्या थे उनके जब वो ओरिजिनल लाइन बोल रहे थे, पर ये जानना ज़रूरी है कि क्या कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो एक एडवांटेज है कि मुझे वो भाषा ओरिजिनल जानने की ज़रूरत नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे आप काम करते भी जाते हो वो धीरे धीरे समझ में भी आने लग जाती है। क्या होता है कि हम जब ऐसी भाषा में फ़िल्म देखते हैं जो हमें नहीं समझ में आती, तो या तो हम अमूमन सबटाइटल्स में देखते हैं या तो डब देखते हैं। पर अगर आप ओरिजिनल देखना शुरू करें और सबटाइटल्स हटा दें और कुछ देर देखते रहें, तो धीरे धीरे समझ में आने लगती है, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है, कुछ शब्द समझ में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इमोशंस आर सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल सो टू से, यू नो, तो वो आप समझ जाते हो। और यू नो फिल्म लाइक दमन, आप जानते हैं कि वो इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है, और उसका परिवर्तन आप देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो वो एक इमोशनल फील तो साथ में आ ही जाता है। तो वो साथ में डायरेक्टर्स होते हैं आपके, वो हेल्प कर देते हैं, राइटिंग अच्छी होती है तो उससे मदद मिल जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स इकट्ठा जब आते हैं तब एक अच्छा डब बन जाता है। जी सर, कुछ फिल्में ऐसे भी हैं जिसमें मतलब आपको जैसे दमन जैसे फिल्म में आपको थोड़ा सोबर रहना है और थोड़ा जैसे बात करें एक डॉक्टर का कैरेक्टर है जी, तो कभी ऐसे आता है कि एक साउथ का फिल्म है और टपोरी जैसा कैरेक्टर है जी, फिर आप अपने वॉइस को और खोल लेते हैं। जी सर ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब ऐसे नहीं होगा कि हर कोई शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता। हाँ। तो आपका जो होमवर्क क्या रहता है, कैसे आप उसको अडॉप्ट करके फिर आप जो भी कैरेक्टर हो आप
उसमें ढल जाते हैं। करेक्ट। तो आई मीन सबसे बड़ा प्रयास तो यही होता है कि एज एन ऑडियंस जब आप मेरी डब फिल्म देख रहे हो, या जनरली भी आई थिंक हमारी वॉइसिंग जो डबिंग कम्युनिटी है उनका ये अटेम्प्ट ही ये होता है कि जब भी एक एज एन ऑडियंस मेंबर आप एक डब प्रोजेक्ट देख रहे हो तो कुछ एक वक्त के बाद आपको वो भूल जाना चाहिए कि ये एक डब प्रोजेक्ट है। आपके दिमाग में ये बात बहुत मिट जरूरी जानी है, चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये ओरिजिनली देख रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स बात भी ऐसे ही कर रहे हैं, वॉइस मैच हो रही है, जो शब्द यूज़ किए जा रहे हैं उनसे होठ भी जो हिल रहे हैं वो एग्जैक्ट वैसे ही वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो इतनी डिटेल में जाके वो प्रोसेस बनता है। तो जब हम इस तरह से डब करना शुरू करते हैं तो एज एन ऑडियंस भी जब आप वो देखते हैं तो वो एक्सपीरियंस आने लगता है आपको। तो मैं जैसे आप कह रहे हैं वैसा तो हर दिन होता है, इनफैक्ट हर दूसरे प्रोजेक्ट में होता है कि इस कैरेक्टर की जो पर्सनालिटी है वो दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जैसे लेजेंड ऑफ हनुमान में मैं प्रभु श्री राम की आवाज़ देता हूँ, वो बहुत धैर्यशील, संयम, जो शब्द हैं हर शब्द बड़ा गिन गिन के वो रख रहे हैं सामने, और लेना पड़ता बहुत केयरफुली लेना पड़ता है। और वहीं कोई और कैरेक्टर है, जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई स्मार्ट शंकर है फॉर एग्जांपल, एक बहुत टपोरी टाइप का कैरेक्टर है, या डेडपूल है जैसे हम कहें, तो कोई रूल्स नहीं है उनके, भाषा के कोई रूल्स नहीं है, आपको ग्रामर जानबूझ के अपना बिगाड़ना पड़ता है वहाँ पे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट होते हैं उन्हें भाषा सुधारनी इसलिए ज़रूरी है कि किसी कैरेक्टर के लिए जब आपको भाषा बिगाड़नी है तो उसके लिए पहले भाषा आनी ज़रूरी होती है। तो वो बिगाड़नी पड़ती है, फिर आपको जानबूझ के फिर टेढ़ा कुछ बोलना पड़ता है, फिर ग्रामर हटाना पड़ता है, फिर प्रोनाउंस हटाने पड़ते हैं बीच में। तो वो जब आप करेंगे कन्विंसिंगली, या देन यू विल साउंड लाइक समबडी हुज फ्रॉम दैट एरिया या ऐसा। तो वो सर एक एग्जांपल देके अगर समझ बिल्कुल। सो प्रभु श्री राम अगर हनुमान जी से बात कर रहे हैं तो वो बात करेंगे, हनुमान मुझे तुम पे उतना भरोसा है जितना तुम्हें अपने आप पर नहीं। वहीं अगर कोई स्मार्ट शंकर बात कर रहा है तो मामा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, वो ऐसे बात करेगा। इट्स अ वेरी ह्यूज स्टार्क डिफरेंस इन पर्सनालिटीज बिटवीन द टू ऑफ देम। और वो जब आएगा तभी फिर जब कार्टून आता है सर फिर वो तो अलग फिर अलग ही हो जाता है। बट कार्टून का एडवांटेज ये हो जाता है कि एनिमेशन में जनरली ना ये रूल्स नहीं होते, मैच नहीं करना, लिपसिंग के थोड़े से रूल्स इजी हो जाते हैं। कैरेक्टर्स क्या है कि एनिमेशन में आपका दिमाग बोलता है कि चूहा शेर की आवाज़ में बात कर सकता है, या शेर चूहे की आवाज़ में बात कर सकता है, वहाँ आपका दिमाग आपको टोकेगा नहीं। लाइव एक्शन में अगर आप गलत कैरेक्टर पे गलत वॉइस दे देंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये थोड़ा फेल लग रहा है मुझे। एनिमेशन में आपका दिमाग बोलता है कि बिंदास कर लो, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है हमें एज आर्टिस्ट में। अपने वो बेन का तो 10 अवतार थे ही जी, फिर उसका और एक कैरेक्टर भी था। सो बेन के कैरेक्टर के लिए मतलब उसकी ऑडिशन के लिए जब मैं गया था तो मैंने विलन की ऑडिशन दी थी, बट बेन की भी दे दी थी साथ में, तो बेन अप्रूव हो गया। फिर पता चला कि वो 10 एलियंस में बदलता है। मैंने कोशिश कर ली, वो 10 अप्रूव हो गई। फिर तो मैं फिर वो बेन प्लस वो 10 एलियंस यानी वो 11 वॉइसेस में तब दे रहा था। और वो मतलब पहला बड़ा प्रोजेक्ट था करियर का, तो मैं भी एक्साइटेड था ये करने के लिए, कि समझने के लिए कि मेरी आवाज़ की रेंज क्या है, क्योंकि तब तक मैं वो परख नहीं पाया था। सर अगर वो दो चार अगर सुना दे आप। बिल्कुल। बेन की आवाज़ है, हाय मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, इट्स हीरो टाइम। उसके कुछ एलियंस हैं, जैसे मैं हूँ ह्यूमंगसोर, बिग चिल, जेट रे, स्पाइडर मंकी। तो ये थोड़े से उसके कुछ एलियंस हैं जिनकी आवाज़ आपको सामने सुनना भी और एक्साइटिंग है कि मतलब मुझे अभी आपको मैं सामने देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उसका ऑडियो सुन रहा हूँ। बिल्कुल सर बच्चे भी आपके फैन हो गए इस बेंटेन के जी। और एनिमे जब से मतलब मुझे लगता है एनिमे के बहुत पहले से आपने कार्टून में काम किया है। जी बिल्कुल। तो मतलब इंडिया में आने से बहुत पहले से सर अभी आप एनिमे वर्ल्ड में भी आ गए हो। हाँ, तो अभी एक इवेंट भी आपने किया अभी जी बिल्कुल। तो वी ट्यूबिंग का एक न्यू कंसेप्ट आया जी, है सर जी। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं उसके बारे में, तो आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए हमारे। सो वी ट्यूबिंग बहुत आसान है समझना। जैसे हमारे यूट्यूबर्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जो अपने व्लॉग्स वगैरह डालते हैं या किस्से कहानियाँ डालते हैं, वैसे जापान, कोरिया, चाइना वगैरह में देयर इज़ अ यूट्यूबिंग कम्युनिटी कॉल्ड वी ट्यूबर्स। सो वी ट्यूबर्स क्या होते हैं, हम आप जैसे ही लोग होते हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। सो हम आप जैसे ही लोग हैं, पर शायद वो शाय हैं या वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, बट वो कुछ कहना चाहते हैं। तो वी ट्यूबिंग एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए आपको एक एनिमे कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। कैमरा तो आप बिल्कुल, तो कैमरा में आप नज़र नहीं आते, बस वो एनिमे कैरेक्टर नज़र आता है। और WCP यानी जो वर्ल्ड कनेक्ट प्रोजेक्ट है वाकाओने कंपनी, वो इसे इंडिया में लेकर आने की कोशिश कर रही है। आज ही मैंने इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल सुना था कि जापान में जैसे एक 90 साल की दादी माँ है, और
वो कुछ कहानियाँ बताना चाहती हैं पर वो बहुत शाय हैं कैमरा से, तो वो वीट्यूबर हैं अब और बहुत पॉपुलर वीट्यूबर हैं, तो उनका एक एनिमे कैरेक्टर नज़र आता है और वो वर्ल्ड वॉर 2 की अपनी कहानियाँ वगैरह बताती हैं। तो इतना खूबसूरत है कि जो इनफैक्ट हम भी एज वॉइस आर्टिस्ट, हमारे लिए काम क्या है कि हम नज़र नहीं आते जी। हम बस पर्दे के पीछे रह के अपनी आवाज़ के ज़रिए आप तक पहुंचते हैं। तो वी ट्यूबिंग बस वैसी एक चीज़ है जिसमें हम आप जैसे लोग जो हैं जो कुछ कहना चाहते हैं बट कैमरा के सामने आने से हमें डर लगता है या कतराते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दिस विल बी अ होल न्यू फील्ड दैट विल ओपन अप। इट्स अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी। जी सर, इसी से मुझे याद आया कि ये जो टेक्नोलॉजी है और ये जो इवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना रही है न्यू टैलेंट्स के लिए, हिडन टैलेंट के लिए। आप जैसे बोल रहे हैं कि इतने उम्र की दादी भी कर रही है। जी बिल्कुल। तो सर, आपने जब शुरू किया था, ये सब तो ऑब्वियसली कुछ था नहीं, तो सर आपका ये प्लेटफॉर्म को लेके क्या स्ट्रगल हुआ था, उसके बारे में थोड़ा। जी, वॉइसिंग की इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल थी बिकॉज बहुत सारे लोग जिनसे आप पूछेंगे, आई थिंक मेरे जनरेशन के या मुझसे पहले के कई जनरेशन्स के, वो आपसे ज़रूर ये कहेंगे कि मैं एक्सीडेंटली आ गया या मैं किसी को जानता था, उन्होंने कहा कि आ जाओ तो मैं आ गया। जैसे हम एस्पायर करते हैं पहले से कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, वैसे कोई वॉइस आर्टिस्ट बनना है ये नहीं होता था। उम्मीद करता हूँ कि अब धीरे धीरे होना शुरू हो जाए। तो हम सब एक्सीडेंटली आए हैं इस फील्ड में, तो मैं भी ऐसे ही आ गया क्योंकि कहीं कोई किसी स्टूडियो में, जब मैं था मेरे स्टूडियो में तो एक आर्टिस्ट नहीं आए थे और क्लाइंट आके बैठ गए थे, तो मैंने कहा मैं कोशिश कर लूँ, उन्होंने कहा कर लीजिए। तो मैंने कुछ आवाज़ें निकाली, उन्हें पसंद आ गई, उन्होंने मेरे सैम्पल्स फॉरवर्ड किए, फिर मुझे कॉल्स आने लग गए, तब मेरा काम वो शुरू किया, तब मैंने जाना कि ये होता क्या है। और किस साल की बात है? तो दिस इज़ अराउंड 2006 व्हेन आई स्टार्टेड रफली। और तब फिर किसी ने कहीं कांटेक्ट बोला कि आप आ जाओ, बैठ जाओ, देख लो ये फिल्म है, ये ऐसे होती है, इंग्लिश में आपको सुनाई देगा, हिंदी में लाइंस लिखी हैं, वो आपको पढ़नी है, एक्टर जहाँ रुक जाएगा वहाँ आप रुक जाइएगा। तो मैंने थैंकफुली तब तक बहुत सारा थिएटर किया हुआ था, तो आई थिंक दैट मुंबई में ही, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। एक्टिंग में इंटरेस्ट था? एक्टिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट था मेरा, हालांकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट एक्टिंग में इंटरेस्ट था। और उसकी वजह से, आई थिंक उस थिएटर की वजह से ही मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, थोड़ी सी एज मिली शुरुआत में। वरना स्ट्रगल तो मेरा भी रहा है 4-5 साल का कि फिगर आउट करने में कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। अच्छा, जब आप कमर्शियल्स करते हैं तो ये टोन होता है वॉइस का, अच्छा जब आप फिल्में करते हैं तो कोई और टोन होता है, कार्टून्स के लिए कुछ और होता है। पहले तो हर जगह मैं वही करने की कोशिश करता था, या पहले तो हर जगह अमिताभ बच्चन जी की वॉइस करने की कोशिश करता था कि ऐसे ऐसे ही बात करनी है तो ही मानेंगे लोग। तो लोग बोलते थे ऐसे क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी आवाज़ के लिए तुम्हें बुलाया गया। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें ना स्टार्टिंग में बहुत वक्त लगा सीखने में। तो 4-5 साल तो नया था ये, बिल्कुल नया था। मतलब वॉइसिंग क्या होती है ये तो मैं आज भी, अगर हम बाहर निकल के पूछें कि वॉइसिंग क्या होती है या वॉइस डबिंग क्या होती है, बहुत कम लोग हैं जो बता पाएंगे। इनफैक्ट आज भी इससे सवाल किए जाते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वॉइस आर्टिस्ट हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, बट पैसे के लिए क्या करते हैं, नौकरी धंधा क्या करते हैं, ऐसा अभी भी पूछा जाता है। तो देयर आर पीपल हु डोंट नो हाउ इट इज़। और मैं मतलब मुझे फ़क्र है इस बात पे कि मैं 20 सालों से कर रहा हूँ, एंड इट्स अ फुल टाइम थिंग। इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स नाउ। जून में मैं 20 साल पूरे हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में। थैंक यू। तो या सो आई मीन आई फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं कर रहा हूँ, एंड नाउ आई कैन प्राउडली टेल पीपल। और अब सोशल मीडिया से इतनी अवेयरनेस आ गई है कि होपफुली अगली जनरेशन देयर विल बी पीपल हु विल एस्पायर कि मैं स्टार्टिंग से ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और उसी राह पर चलने की कोशिश करूंगा। दैट इज व्हाट वी वांट। ये जो आपने बोला कि 20 सालों से चल रहा है, तो आपने सर बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आना देखा होगा, बिल्कुल वो चीज़ में आप भी प्रोग्रेस होते गए होंगे। बिल्कुल सर, क्या चेंजेस आया है आपकी टेक्नोलॉजी में? देखिए, मैं तो फिर भी एक ऐसे टाइम पे आया था कि जहाँ पे ऑलमोस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी वाज ऑलरेडी इन। लेकिन इससे पहले के जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, जो सीनियर वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो टेप्स वगैरह पे रिकॉर्डिंग्स करते थे। तो टेप्स वगैरह पे ऐसा होता था कि अगर आपको पूरा सीन डब करना है तो वो पूरा का पूरा सीन बिना गलती किए आपको डब करना है, आपके साथ नहीं तो पूरा सीन फिर से करना पड़ता था। अब इमेजिन कीजिए, आप यही सीन आप 2-3 लोग साथ में खड़े हैं और आप कर रहे हैं, अगर आपकी गलती की वजह से सबको तीनों को करना पड़ रहा है तो कितना प्रेशर, कितनी स्किल की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ से लेकर आप टेक्नोलॉजी इस मोमेंट तक आ गई है कि अगर आपके एक शब्द में स भी मिस हो गया तो वो स आप अलग से बोल दीजिए, वो इंजीनियर जोड़ देगा, शब्द जुड़ जाएगा। इट्स बिकम दैट ईजी। मतलब टेक्नोलॉजी की मदद तो बहुत मिलती है हमें डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं वो स्किल पे जो
रिलायंस होता है हमारा वो कम होता जा रहा है, विच इज़ ऑल्सो आई थिंक अ लिटिल स्कैरी कि हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं और डिपेंडेंट हो रहे हैं और हमारी स्किल उतनी कम यूज़ होती जा रही है। तो बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर टेक्नोलॉजी अभी की टेक्नोलॉजी हटा के हम 30 साल पहले की टेक्नोलॉजी फिर से अप्लाई कर दे तो बहुत सारे आर्टिस्ट को बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज फिर हम फंडामेंटल्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सांस कैसे कंट्रोल करनी है या शब्दों को उच्चारण कैसे होना चाहिए, गलतियाँ कितनी कम होनी चाहिए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अब कहीं ना कहीं बिकॉज इंजीनियर संभाल लेता है तो वो चल जाती हैं, वैसा हो रहा है। सर जैसे आपने बोला कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत आसान हो गया ये चीज़ जी। सर, अगर कोई हीरो दौड़ रहा है सीन में, हाँ तो उसके लिए क्या आपको सच में, मैं आई एम क्यूरियस अबाउट दिस, नहीं एब्सोल्युटली दौड़ना पड़ता है सो होता कैसे है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टर्स स्क्रीन पर करते हैं और वॉइस एक्टर्स को वही चीज़ें बिना किन्हीं प्रॉप्स के या बिना ज़्यादा मूवमेंट के स्टूडियो में रिक्रिएट करनी पड़ती हैं एंड लिटरली आपको एक जगह खड़ा रहना पड़ता है, बिकॉज आप मूवमेंट भी करेंगे तो इंजीनियर आपको जनरली बोलेंगे कि अरे बहुत आवाज़ आ रही है, ये बहुत शोर हो रहा है। सो हीरो के भागने से लेकर उनका डर हो या मैं कल ही किसी से कह रहा था कि अगर वो कुछ खा रहे हैं या पान चबा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं या हाँफ रहे हैं क्योंकि वो बहुत थक गए हैं, बहुत दौड़ के आ गया मैं, बहुत थक के अगर वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें स्टूडियो में रिक्रिएट करनी पड़ती हैं। स्पेशली अगर आप किसी शो को देखें जैसे बेयर ग्रिल्स वगैरह है, तो बेयर ग्रिल्स का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ क्योंकि बेयर ग्रिल्स में क्या है कि उसके नज़दीक अगर कोई हेलीकॉप्टर है तो वो अब फिलहाल मैं अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में हूँ तो मुझे वो फील लाना पड़ता है क्योंकि स्टूडियो में तो कोई शोर नहीं हो रहा है, बट आई हैव टू क्रिएट दैट विद द साउंड। या अगर वो कैमरा में विस्पर करके बोल रहे हैं तो आज हम यहाँ इस जंगल में आए हैं और हमारे साथ कुछ जंगली जानवर हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर अचानक वो किसी से बात कर रहा है जो शायद तालाब की दूसरी ओर है या पहाड़ के ऊपर है, तो डेविड कैसे हो, सुनाई दे रहा है, तुम ठीक हो, सो वो प्रोजेक्शन के 3 तरह के प्रोजेक्शंस आपको सो ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट को वहीं के वहीं खड़े रहकर क्रिएट करनी पड़ती हैं एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ चैलेंज, बट वो मज़ा आता है उसमें, इट्स इट्स ओन थिंग। ऑफ कोर्स अगर ये धीरे धीरे लोगों को पता चले दैट विल बी वंडरफुल बिकॉज देन दे विल नो द काइंड ऑफ वर्क दैट आर्टिस्ट पुट इन द स्टूडियो, बिकॉज ना आपको कोई स्टूडियो में खाना खिलाने वाला है कि ये ना आप ना सिगरेटें पी सकते हो, बट वो सारी फील वैसी आनी चाहिए बिकॉज आप एक जगह पे हो और हीरो मूव कर रहा है। बिल्कुल, सो यू हैव टू क्रिएट दैट मूवमेंट, थोड़ी सी लानी पड़ती है आवाज़ में, थोड़ा सा ब्रीदिंग लाना पड़ता है। आपने बोला वो काम जब आया फिर कुछ ऑडिशन हुआ ऐसे फिर आपको ऑफर हुआ? जी, सो बेयर ग्रिल्स मुझसे पहले भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, अरविंद मेहरा जी, और तो वो करते थे और उनके बाद फिर से ऑडिशंस करवाई गई बिकॉज आई थिंक एवरी कपल ऑफ इयर्स बेयर ग्रिल्स की वॉइस वो रिफ्रेश करते हैं सॉर्ट ऑफ, एंड जब वो ऑडिशंस हुई तो मेरी आवाज़ अप्रूव हुई। तो मैंने आई थिंक बेयर ग्रिल्स लॉकडाउन से आई थिंक करीब 2 साल पहले, तो मे बी 2016-17 के आसपास मैंने स्टार्ट किया होगा, और जब ऑडिशन अप्रूव हुई तो उन्होंने बताया कि बेयर ग्रिल्स के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे हम रीड अप करेंगे आपकी आवाज़ में। तो बेसिकली विल बी रिप्लेसिंग द एंटायर वॉइस लाइब्रेरी ऑफ बेयर ग्रिल्स, और तो तब से पूरा हुआ। सो दैट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर, बट वो सारे शोज और सारे एपिसोड्स किए हैं और अब भी चल रहा है। जी बिल्कुल, सारा काम मुंबई में हो रहा था, तो और वो अब भी चल रहा है। बेयर ग्रिल्स के अभी भी अगर शोज आ रहे हैं तो आई एम स्टिल वॉइसिंग फॉर हिम। तो सुन के सर मतलब मैं भूल गया कि आपको क्या पूछने वाला था अगला सवाल। मैं सो एंजॉय कर रहा हूँ अभी। सर बहुत सारे जॉनर की फिल्म आपने किया है, एक्शन हो, रोमांटिक हो, बहुत सारे फिल्में आपने किया है। तो आपको पर्सनली कौन सा मतलब ज़्यादा मज़ा देती है, आपको अच्छा लगता है कि अच्छा ये करना है मुझे बहुत आसान है, या फिर एंजॉय करते हो आप? देखिए, मुझे कॉमेडी फिल्में पसंद हैं बिकॉज कॉमेडी में फिर क्या होता है कि आप खुद की लाइंस इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, कुछ फ़न होता है, कुछ रूल्स ब्रेक कर सकते हो। बट उसके अलावा आई रियली लाइक ड्रामा एंड इमोशनल फिल्म्स ऑल्सो। हालांकि ड्रामा और इमोशनल फिल्म्स में रियल लाइफ में देखना पसंद नहीं करता, बट परफॉर्म करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आई रियली एन्जॉय देम। सो एनी फिल्म, सो फिल्म्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सूर्या की जो उड़ान फिल्म थी उसकी बात करें, सूर्य रिपोर्टर जो उसका नाम था, तो वैसी अगर फिल्में हों जिसमें एक कैरेक्टर आर्क है और जिसमें उस हीरो की पूरी जर्नी है थ्रू आउट एंड ही इज़ डिस्प्लेइंग वेरियस इमोशंस एट वेरियस प्लेसेस, तो वैसी चीज़ें परफॉर्म करके जब आप आते हो, वापस लौटते हो, तो आपको ऐसा लगता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि कुछ किया आपने आवाज़ के साथ, देयर वाज अ ग्राफ टू व्हाट यू डिड एंड हाउ यू वर्कड। तो वो बहुत मज़ा आता है मुझे उसमें, एज अपोज टू वन शेड कैरेक्टर्स, उसमें उससे ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। तो इसलिए मुझे विलन्स वगैरह में बहुत मज़ा आता है बिकॉज उसमें फिर एक और लेयर आप जैसे होमलैंडर है फ्रॉम द बॉयज़, अगर आपने सुना होगा, तो वो कहता है कि तुम सब खास नहीं हो,
खास मैं हूँ, मैं, मेरी वजह से तुम सब जिंदा हो, मैं असली हीरो हूँ. So you know something like that, you know, going dark and something that you wouldn't explore otherwise, but इसमें आपको वो मौका मिलता है, then I really enjoy it. मतलब सर आप इतने सालों से इतने एक्टरों के वॉइस निकाल रहे हो और आपका एक खुद का अभी इतना आइकॉनिक नाम है, तो सर एक्टिंग का ऑफर्स भी तो आते होंगे आपको बहुत? बीच बीच में आते हैं और यू नो थिएटर वगैरह से भी आते हैं. बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने बहुत बहुत सालों पहले एक मराठी सीरियल की थी और उसके बाद ना मुझे जमा नहीं, जैसे सीरियल्स का जो शूट होता है या जिस उसका जो सिस्टम होता है वो मुझे जम नहीं पाया. आई प्रेफर्ड थिएटर. और जब मैंने कोइंसिडेंटली जब वॉइसिंग शुरू हुई तो मुझे वही मज़ा आया जो मुझे थिएटर में आता था. जब जो परफॉर्मेंस का जो मज़ा था, आई थिंक वो क्राफ्ट को एंजॉय कर और रहे हैं फिर मैं आई वाज हुक्ड. मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक एन एडिक्शन. मतलब वॉइसिंग बिकेम समथिंग दैट आई वांटेड टू डू. और हर दिन उठ के आप यू नो एक नया किरदार कर रहे हो, कोई नया कैरेक्टर है, कोई नई कहानी है और इतनी वैरायटी कर पाते हो आप, यू नो, इट्स अनइमेजिनेबल. सो इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग. मतलब मैं जेन्युइनली लोगों से कहता हूँ कि 20 साल पहले भी मैं जितना एक्साइटेड होता था कि कल क्या करूँगा, कौन सा कैरेक्टर होगा, उतनी एक्साइटमेंट आज भी होती है कि कौन सी नई फिल्म होगी, कैसा कैरेक्टर होगा, मज़ा आएगा. यू नो, आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू इट. ओके सर, ऐसा बहुत बार भी आपके साथ हुआ होगा कि एक ही फिल्म में एक ही सीन में आप 2-3 कैरेक्टर कर रहे होंगे. हाँ. ऐसा हुआ होगा आपके साथ? हाँ. तो सर वो चीज़ कैसे हो पाता है एक वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के लिए? कितना चैलेंजिंग होता है क्योंकि आप एक सीन में हो किसी और कैरेक्टर में, फिर आप बदल रहे हो? जी. सो ऐसा बहुत बार बेन 10 में होता था. अच्छा. क्योंकि बेन 10 में कई बार ऐसा भी जो होता था alien कि का बेन होता है. भी, हाँ, बेन के सामने के जो 2 एलियंस हैं या कोई और एलियन जो मैं कर रहा हूँ वो गलती से वापस आ गया है या समथिंग इज हैपनिंग. सो वैसा कभी कभी होता था और इट इज़ चैलेंजिंग टू अ डिग्री कि आप या फिर कभी कभी फिल्मों में हम डबल रोल करते हैं फॉर एग्जांपल कई कैरेक्टर्स के. तो उसमें डिपेंडिंग ऑन व्हाट पर्सनालिटी आई हैव गिवन टू व्हाट कैरेक्टर, वो कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है. सो व्हाट वी डू इज़ हम जनरली एक कैरेक्टर पहले फिनिश करने की कोशिश करते हैं. सो वी आर ट्रू टू इट्स इमोशन, टू इट्स वॉइस एंड टेक्सचर, और फिर दूसरे कैरेक्टर पे अप्रोच करते हैं. सो आई एम अप्रोचिंग इट एज समबडी एज एन ऑपोजिट कैरेक्टर. मैं उसे अपनी आवाज़ की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ फिर और वैसे अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ. देन इट बिकम्स अ लिटिल स्ट्रीमलाइन. वरना बहुत केओटिक हो सकता है. इट सर बिकम्स. अभी मुंबई में जैसे हम लोगों को सबको पता है कि हर रोज़ कितने लोग जाते हैं एक्टर्स बनने के लिए. जी. सर मैंने लेकिन सुना है कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त गए हैं जो एक्टर्स बनने के लिए गए हैं, लेकिन वो डबिंग करके भी अपना घर चला लेते हैं कुछ जी. दिनों के लिए. जी. तो अभी क्या सीन है वॉइस डबिंग का मुंबई में? मतलब कितना ग्रो किया है या फिर कितना मार्केट कॉम्प्लेक्स हुआ है, क्या बोले? बहुत अच्छा वक्त है अभी वॉइसिंग करने के लिए या वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए. स्पेशली जब से OTTs वगैरह ने काम शुरू किया है, बहुत सारा काम नया आया है मार्केट में. इनफैक्ट अब तो ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ हिंदी वॉइस आर्टिस्ट हों या इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट हों, आप रीजनल भी हों. अगर बहुत सारे OTTs रीजनल लैंग्वेजेस में डब कर रहे हैं और वो रीजनल लैंग्वेजेस में डब कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सारा मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट अब रीजनल लैंग्वेज में डब होगा. इसका मतलब यू नो यू कैन इमेजिन कितना सारा काम डब हो रहा है. एंड इट्स ऑलवेज हैपनिंग. हॉलीवुड की फिल्में हो रही हैं, वो भी अब रीजनल अलग अलग. साउथ की फिल्में हो रही हैं, बहुत सारा कंटेंट है. सो वर्क इज ऑलवेज देयर. आई मीन आई हैव बीन टोल्ड कि एट एनी गिवन पॉइंट एटलीस्ट 900 से 1000 वॉइस आर्टिस्ट आर ऑलवेज वर्किंग इन मुंबई. और नए लोग आते हैं एंड यू नो the only thing is कि how much you work on yourself will you know ensure how much work you get. because मुंबई ऐसी जगह है कि जहाँ जैसे एक्टिंग के लिए भी वो आपके दोस्त भी जानते होंगे कि इतनी कंपटीशन है, तो उतनी ही वॉइसिंग में भी मिलेगी आपको. और वॉइसिंग में बहुत सारे सीनियर्स भी हैं. तो अगर आपको वो मार्केट ब्रेक करना है, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर बेटर. अब मुंबई में ऐसा है कि इतना काम होता है कि जनरली नोबडी इज पेशेंट इनफ टू सिट डाउन विथ यू एंड टीच यू. शायद यू नो 10-20 साल पहले ये अलग चीज़ थी, लोग बहुत पेशेंटली समझा देते थे आपकी गलतियों को. अब दे थिंक ऑफ इट एज यूर वेस्टिंग स्टूडियो टाइम बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम. डेडलाइंस इतनी आ गई हैं, इतना काम है. सो द गुड पार्ट इज़ कि बहुत काम है. The bad part is unless you work on yourself, your first impression has to impress somebody thoroughly. मतलब you cannot leave it to a second chance. तो जब पहली बार आप जाके बैठो, make sure that you know आपकी लैंग्वेज, आपका वॉइस, आपकी डिक्शन, you know आपका खुद पर काम, जो भी सब कुछ है, डबिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज, ये सब कुछ करके ही फिर आप पहली बार उस स्टूडियो के ऑडिशन के लिए भी आपको पता होनी चाहिए. बिल्कुल. यू नो यू कांट एक्सपेक्ट कि मुझे किसी ने कहा है कि मेरी आवाज़ अच्छी है तो मैं स्टूडियो में जाके खड़ा हो जाता हूँ, कह देता हूँ कि मुझे मेरी आवाज़ अच्छी है, आप ले लो मुझे. जब एक्चुअली डबिंग करना शुरू करते हैं, कई लोग बैकआउट कर जाते हैं बिकॉज द प्रोसेस इज सो चैलेंजिंग कि अगर आपको उसका एक्सपोजर नहीं है पहले से. बहुत ईजी लगता है बोलना कि बोलने के पैसे मिलते हैं, बट जब उसको एक्चुअली आप करने जाओ और जब आपको रियलाइज़ हो कि इमोशनल भी करना है, फिर पॉजेज भी लेने हैं, फिर अलग लैंग्वेज भी पढ़नी है, वहाँ चल कुछ और रहा है,
वो सारी चीज़ें मिक्स जब होती है ना तो मुश्किल हो जाता है. सो आई ऑलवेज एडवाइज पीपल कि आप 6 महीने 1 साल खुद पर काम कीजिए एंड देन कम. सर जैसे एक सिंगर रियाज करता है जी या फिर कोई एक्टर थिएटर में जाके प्रैक्टिस करता है या फिर वर्कशॉप्स करता है, जी. वैसे एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए क्या वर्कशॉप रहता है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वॉइस एक्टर कर सकता है. जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, यू नो हमिंग एक्सरसाइजेज, माउथ लिप एक्सरसाइजेज, ज़ोर से रीडिंग करना, यू नो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. पर इसके अलावा एक्चुअल डबिंग करना, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसे सुनना. क्या होता है ना, कई बार जब खासकर जो मीडिया में लोग हैं वो जानते हैं ये बात कि आप जब अपनी आवाज़ पहली बार रिकॉर्ड करके स्पीकर्स पे सुनते हो तो बहुत अजीब लगती है. इट सीम्स रियली एलियन फॉर अ वाइल. तो वो यू नो वो अपनी आवाज़ के साथ ईज लाना, फिर उस आवाज़ में स्पीकर में कैसे और बेटर साउंड कर सकते हो वो प्रैक्टिस करना. तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली एज अ वॉइस आर्टिस्ट आप स्टार्ट कर सकते सर ये भी एक आर्ट बन जाता होगा कि आपको पता है किस तरह से मैं ब्रीदिंग लेने से मेरा आवाज़ किस तरह से निकले. बिल्कुल, इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली एन आर्ट, इट इज़ अ क्राफ्ट. और उसे मास्टर करने में लोगों को सालों लग जाते हैं. मैं लोगों से अब भी कहता हूँ कि मैं अब भी सीखता हूँ. आप किसी नए आर्टिस्ट को देख लो, वो कुछ कर रहा होगा तो आपको सडनली स्ट्राइक होता है, अरे अच्छा ये चीज़ ये ऐसे कर रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये करनी चाहिए. तो ऐसे मैंने कई आर्टिस्टों को ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. और मुंबई में ऐसा है कि इतने वॉइस आर्टिस्ट इतना काम करते हैं कि उनके लिए आई ऑलवेज टेल देम कि रियाज से ज़्यादा आप अपनी वॉइस को आराम देना इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज इतना काम करने के बाद अगले दिन फिर निकल के जब आप उतना काम करने जाते हैं, बट जहाँ आप छोटे टाउन से हो या इतना काम नहीं कर रहे हो, वहाँ पे डेफिनेटली रियाज करते रहना बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू बी इन टच. सर आप कितना रेस्ट देते हैं आपके आवाज़ को? यार मैं कोशिश करता हूँ कि आई डोंट ट्राई टू वर्क बियॉन्ड मे बी 5 और 6 PM एवरी डे, एंड आई डू नॉट वर्क ऑन संडेज. मतलब ये मेरा एक हमेशा से रूल रहा है. सो ये दो चीज़ें मैं बहुत मानता हूँ कि ये करनी चाहिए. वरना मुंबई तो ऐसा शहर है कि आप 24 घंटे हाँ बोल दो तो 24 घंटे काम कर सकते हो. ऐसे तो कोई कभी रोक नहीं है मुंबई में. तो आपको ही ख्याल रखना है. बिकॉज मेरा इंटेंशन ये है कि आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई एन्जॉय इट. मुझे मज़ा आता है इसमें, और जब तक मुझे मज़ा आ रहा है मुझे ये आई वांट टू डू इट एट द पीक ऑफ माय एबिलिटी. सो देन मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल वॉइस आर्टिस्ट. एवरीबडी हैज़ टू टेक केयर ऑफ देयर थ्रोट इन सम डिग्री. जब भी मैं आपका वॉइस सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है कि अच्छा गाना भी गाता हूँ. मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप गाना भी गा सकते हैं. अच्छा, लेकिन मैंने सुना आप गाना नहीं गाते. बिल्कुल नहीं गाता हूँ मैं, बहुत बेसुरा हूँ. एक फिल्म में आपने गाया था. हाँ यार, मतलब हुआ ये कि डिज्नी की फ्रोज़न फिल्म हुई थी डब, और जब वो डब हुई थी तो मैंने क्रिस्टोफ जो उसका हीरो है उसकी वॉइस दी थी, और उन्होंने तब इंसिस्ट किया था कि जो वॉइस आर्टिस्ट है उन्हीं से गाना गवाना. और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की. मैंने कहा कि यार आप एक्चुअल सिंगर लाओ, ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज मैं नहीं गा सकता हूँ. और सामने जो कैरेक्टर डब हो रहा था सुनिधि चौहान जी कर रही थी, तो आप इमेजिन कर सकते हो लेवल क्या है सिंगिंग की. तो एक पहले दिन एक म्यूज़िक डायरेक्टर आए, उनसे नहीं हो पाया. दूसरे दिन एक और म्यूज़िक डायरेक्टर आए, फिर उन्होंने तो उन्होंने सर फोड़ा फाइनली. फिर हमने जाके वो गाना कहीं जाके क्रैक किया. और तो मतलब मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ उनसे, क्योंकि नहीं हो पाता. बट दे जेन्युइनली डिडंट वांट द वॉइस टू चेंज व्हेन द सॉन्ग कम्स, एंड आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दैट कम्स फ्रॉम. तो थोड़ी सी मेहनत लगी, बट वो एक गाना है जो गाया हुआ है. कैसा था? तो उसके बोल कुछ ऐसे हैं: 12 सींगे हैं लोगों से अच्छे, स्वेन मैं सही हूँ ना. और उसमें स्वेन नाम का उसका एक स्टैग होता है, वो भी गाता है उसके साथ. हाँ बात तो है सही, पर खुशबूदार तुम नहीं. सही कहा, चलो सो जाएं यहीं, मिलेंगे सपनों में हम कहीं. ऐसा कुछ था वो. तो सर ये गाना भी और इतना मुश्किल भी है कि रेगुलर गाना दो कैरेक्टर्स गा रहे हैं आपस में. करेक्ट. ओके. तो सर बहुत सारे लोग साउथ इंडियन फिल्म्स के फैन हैं. जी, हम सभी लोग अभी साउथ इंडियन फिल्म. जी बिल्कुल. और अभी तो ऐसा बूम कर रहा है उनका इंडस्ट्री. अच्छे कंटेंट भी आ रहे हैं, कमर्शियल कंटेंट्स भी आ रहे हैं. तो सर अल्लू अर्जुन के फैंस भी बहुत हैं और आपने उनके बहुत सारे फिल्मों में किया. और सर कुछ हो जाए अगर अल्लू अर्जुन के डायलॉग. अल्लू अर्जुन का एक डायलॉग है, घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है, तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस तो खामखा बदनाम है, जलाने के लिए मेरा तेवर ही काफ़ी है. सर ऐसा लग रहा है कि आज ये इंटरव्यू में मैं और कुछ नहीं पूछूं और ऐसे बैठूं और आपको करते रहिए वो डायलॉग्स बोलते रहिए. तो ऐसा बहुत कम होता है कि मैं जो भी गेस्ट आते हैं मैं ज़्यादा बातें कर लेता हूँ. आज लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए, सुनना चाहिए. नहीं, थैंक यू. सर ऐसा कभी हुआ है कि
थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगा कि कॉलेज लाइफ में जी आप गुड लुकिंग तो है और वॉइस भी आपके इतना अच्छा है, जिसका वॉइस अच्छा होता है ना तो फिर लड़कियों को अच्छा लगता है तो और ये सारी चीजें तो होती रहती है कॉलेज लाइफ में। सर आपके लाइफ में ऐसा कुछ लव स्टोरीज हैं? यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि कोई लड़की इम्प्रेस वगैरह हो गई, बट ये बार बार सुनाया जाता था मुझे कि आवाज़ अच्छी है आपकी, आपको कुछ करना चाहिए आवाज़ के साथ, नहीं यू साउंड रियली गुड, या फ़ोन पे कभी कोई बोल देता था। बट तब ऐसा कुछ कॉलेज वॉलेज में मैं सुनता था ये बात, थिएटर वगैरह करता था, थिएटर में जब डायलॉग डिलीवरी वगैरह होती थी, प्रोजेक्शन होता था, तो कोई आके बोल देता था कि आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, आपको कुछ करना चाहिए। वो कुछ करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, वो मेरी कभी समझ में नहीं आया, या आई डिडंट नो कि इससे अलावा और क्या करूं, थिएटर तो कर रहा हूं, एंड आई थॉट दैट वाज द बी ऑल एंड एंड ऑल। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आवाज़ के ज़रिए यहाँ तक आज आपके सामने आके बैठ पाऊंगा। इट्स अ बिग ह्यूज थिंग फॉर मी ऑल्सो। और लोग कई बार कहते हैं कि यार मेरी आवाज़ ख़राब है, या मुझे पसंद नहीं है। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती जैसे ख़राब आवाज़ होना, बस बात यही है कि आपकी आवाज़ आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीख लो लाइफ में। दैट्स ऑल। सबके आवाज़ में कुछ ना कुछ बात हर एक की आवाज़ में, देयर इज सम मैजिक, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट, दैट्स ऑल। वो थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम लगता है। मेरी आवाज़ ऐसी नहीं थी 20 साल पहले, दिस इज़ नॉट हाउ आई साउंडेड। आई थिंक आई साउंडेड मच हायर इन पिच। धीरे धीरे काम करते करते आई थिंक ओवर द इयर्स वर्किंग, एक्सरसाइजिंग, ये वो सब कुछ कर करके जो आप वॉइस चेंजेस स्लोली, और एक पॉइंट के बाद तो आप ये भी समझ जाते हैं कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो भी बदलाव आने लगता है उसमें। तो ऐसा मत समझिए कि कंट्रोल आ जाता है, तो ऐसा मत समझिए कि आपकी आवाज़ ख़राब है, बिल्कुल थोड़ा सा काम कर लीजिए उस पर, बहुत सुंदर है आपकी आवाज़। मैंने कहीं सुना कि आपके जो माताजी हैं वो भी बहुत अच्छे मिमिक्री करते हैं और आप उनसे इंस्पायर हुए हैं बचपन से। तो हाँ, मतलब वो मिमिक्री तो नहीं करती, बट वो क्या करती थी कि उनके बस में या उनके ऑफिस में कभी कोई किसी ने कुछ किस्सा वगैरह बताया, या कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उनके, या कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, तो वो मुझे करके दिखाती थी। सो व्हेन शी यूज्ड टू टॉक अबाउट दोज पीपल, या टॉक अबाउट, आप कितने साल के थे बचपन में? आई मीन 6, 7, 8, 9 साल का। वो हमेशा से ऐसा करती थी कि जब किसी की कहानी बता रही हैं, कोई किस्सा बता रही हैं, तो वो उन्हें भी शायद, आई डोंट नो इफ शी वुड डू इट पर्पसली, या वो हो जाता था उनसे, वो उस कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करके या बात करके या आवाज़ निकाल के बात करने की कोशिश करती थी। स्टोरी आपको तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो सर में बैठ गया मेरे कि ये बहुत सही चीज़ है ये। फिर धीरे धीरे कार्टून्स वगैरह देखकर मैं उसकी आवाज़ वगैरह प्रैक्टिस करता था। हालांकि तब कभी ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, इनफैक्ट ये पता भी नहीं था एज अ करियर ये कोई चॉइस होगी, बट उसी की वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं थिएटर की तरफ झुकाव हुआ, और थिएटर में फिर जाना कि और ऐसे कैरेक्टर्स एक्सप्लोर कर सकते हो आप, कि एक ज़िंदगी में आप कई लोगों की ज़िंदगियाँ जी लेना आई थिंक एक वरदान से कम नहीं होता। तो सो वो आई थिंक इट स्टार्टेड समवेयर विथ हर, आई थिंक आई ऑलवेज से दैट। सर लाइफ में, सबके लाइफ में लो फेजेस भी आते हैं, अप डाउन चलता रहता है जी। सर आपके लाइफ में से क्या है जो आपको मोटिवेटेड रखता है, या फिर वो जो डाउन पीरियड है उससे आपको निकालता है, मदद करता है निकलने में? मेरा एक बहुत एक डाउन पीरियड तब था जब जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले कि मैं समझ नहीं पाया था उस पॉइंट तक कि एड वाली जो आवाज़ है वो आप फिल्म में नहीं अप्लाई कर सकते हो, या फिल्म वाली जो आवाज़ है वो आप कार्टून में नहीं अप्लाई कर सकते हो। और एक वक्त था जब मैं होम शॉपिंग और टेली ब्रांड्स की भी एड्स की वॉइस वगैरह करता था, और बड़े मज़े से करता था। बट सुबह सुबह जो आता है ना, वो क्या आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को एक ज़बरदस्त घुमाव देना चाहते थे? पहले मैं बहुत मोटा था, लोग मेरे दोस्त नहीं थे, सब कुछ करता था, मतलब उसी में नहीं बट हाँ कैरेक्टर्स भी करता था और वॉइसिंग भी, वीओ भी करता था उसमें। तो होता क्या था कि जब मैं फिल्म्स वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था तो उसमें फिर वो टोन आने लग गया। तो मुझे जो सबसे पहला ब्रेक मिला था एज अ हीरो, वो डब शुरू होने के कुछ देर बाद मुझे रोका गया और कहा गया कि यार ये टोन आपका मैच नहीं हो रहा है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो वन ऑफ द लो पॉइंट्स था मेरे लिए। तो एंड आई थिंक जब भी मुझे ऐसा कोई सेल्फ डाउट हुआ है उसके बाद भी, और अब भी जब कभी होता है, तो ये काम ही आई थिंक इतना मोटिवेटिंग है मेरे लिए। आई थिंक इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ लव आई हैव फॉर दिस क्राफ्ट। मुझे बहुत मज़ा आता है, दिल से करता हूँ मैं जब करता हूँ, आई रियली एन्जॉय इट। और अब तो आई थिंक इतने सालों बाद धीरे धीरे जब लोग भी आके कहते हैं कि अरे पसंद आया था हमें, या बेन 10, तो बेन 10 जब मैं करता था वो लाइक आई सेड इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट बिग ब्रेक्स। तब तो मैं सोच भी नहीं रहा था कि इसका बाहर क्या होगा। मैं तब बस इतना ये था कि अरे कुछ अच्छा करना है, पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, 10 वॉइसेस कर रहे हैं, अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं सोचा था कि 10 साल बाद लोग आके कहेंगे सर मेरा बचपन बन गया, मैं स्कूल से आके यही देखता था, मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स में। एब्सोल्युटली। सो कितने सारे लोग आके कहते हैं, सो इट फील्स रियली स्पेशल। सो आई फील कि जब भी आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन, कभी भी अगर ये सेल्फ डाउट आया है या वॉइस से रिलेटेड जो आता ही है, आई थिंक बहुत बार ये होता ही है, यू गो थ्रू दैट प्रोसेस,
आई थिंक द वर्क ओनली पुल्स मी आउट अगेन, यू नो, कोई नया प्रोजेक्ट या कुछ नया कैरेक्टर एंड देन आई थिंक कि चलो फिर से कुछ एक नया करते हैं या कोशिश करते हैं, एंड इट हैपेंस, एंड यू नो किसी के सामने रो सकते हैं आप? यार रोना तो हमें वैसे भी पड़ता है कई बार एक्टिंग में, बट हो जाता है कभी, अगर इफ आई गेट टू इमोशनल अबाउट अ सर्टेन प्रोजेक्ट, देयर हैव बीन प्रोजेक्ट्स, यू नो, ऐसा भी होता है कभी कभी, जैसे हमने बात की कि आपने किया हुआ कोई काम हो, अगर वो फिर रिप्लेस हो जाए, और अगर आपने वाकई उसमें, यू नो, बहुत जान डाल के वो काम किया था, तो इट हैपन्स. एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग हर्ट अबाउट इट. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स प्रैक्टिकली, कि कोई मार्केटिंग डिसीजन है या इट्स बेटर फॉर द फिल्म या जो भी है, but as an artist at the end of the day if you've done a certain amount of work you will always feel bad about it. तो वो होता है, those moments do come, but you learn, you move on, and then there is always a third part that comes, and फिर आप फिर से you rise up. सर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे पेरेंट के लिए ये आंसर सुनना बहुत ज़रूरी है. जी. मैं आज के समय में मैं ये सोचता हूँ जी. कि मैंने सुना कि आप अपने बच्चे को, जिसका नाम कल्कि है, जी. तो कल्कि सर रिलीज होने से पहले आपके घर में कल्कि आ गया था. तो कल्कि जो है वो अनस्कूलिंग पैटर्न में पढ़ रहा है. जी जी जी. देयर आर अनस्कूलिंग एंड होम स्कूलिंग पेरेंट्स जो इंडिया में हैं, जिनके बच्चे अब 24-25 साल के, 30 साल के हो गए हैं, ओह. जो थ्रू आउट उस पैटर्न से जाकर फिर नौकरियां वगैरह कर रहे हैं, शादीशुदा हैं. सो इट्स दैट ओल्ड कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट नॉट दैट वेल नोन. और ऐसे Awareness बहुत सारे नहीं है थोड़ा. अवेयरनेस थोड़ा सा कम है आई वुड से, बट बहुत सारे पेरेंट्स हैं इंडिया भर में दैट फॉलो दीज उसके बारे में पैटर्न्स. सर थोड़ा सो बताइए. अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बट जनरली द होल कॉन्सेप्ट इज कि दिस इज चाइल्ड लेड एजुकेशन, जिसमें बच्चा तय करता है कि उसे क्या सीखना है. तो अगर वो कहे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इजिप्ट के बारे में कुछ जानना है, तो आप यू नो आप कोई किताबें ढूंढें जो इजिप्ट से रिलेटेड हों, या कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखें, या कहीं अगर म्यूजियम हो जिसमें इजिप्ट की कोई चीज़ें रखी हों तो वो ढूंढें, या उससे रिलेटेड कोई कहानियाँ हों तो उसके बारे में बात करें. इजिप्ट में क्या इन्वेंशंस हुए थे, या नंबर सिस्टम कैसा होता था, इसके बारे में बात करें. अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड, हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन, बट इट्स ऑलवेज led by the child. Like we are seeing all around us also, there are, you know, most of us are in unconventional careers. We did not start off like this. हमारा education हमें कहीं और ले जा रहा था, but हम कहीं और आ चुके हैं. And I think this is happening more and more as time passes by. So another 10-20 years, you know, the world will be filled with unconventional careers, and those will be the ones that will do better. Again, this is not from a point of view of कि वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. All that is I think very secondary. For us what is important is कि उस पर वो pressure ना आए. I just want the child to remain a child as long as they can, you know, and लोगों को सवाल होते हैं. हाँ, I mean लोगों को सवाल होते हैं कि social interaction ये वो, all of that happens, सब कुछ होता है. There's no issues on that front. एग्जाम्स भी दे पाते. एग्जाम्स भी आप बिल्कुल दे सकते हैं. यू कैन गिव योर बोर्ड, और जैसे कि मैंने आपसे कहा, पीपल हैव गिवन एग्जाम्स, पीपल हैव डन देयर जॉब्स एंड एवरीथिंग. सो इंडिया अलाउज दैट एब्सोल्युटली. और किसी भी पॉइंट पे आप स्कूल में इंसर्ट होना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं. सो वी आस्क हिम एवरी ईयर अबाउट इट, एंड यू नो वी हैव अ डिस्कशन अबाउट इट. सर आपको लगता है आजकल के ज़माने पे जो डिजिटाइजेशन हुआ है और डिजिटल एरा इतना फास्ट मूव कर रहा है आगे, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन जा रहा है, या फिर ये चीज़ें आप ये तो आई मीन हम सब देख भी रहे हैं कि जो यू नो जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा कि जो इस साल 5वीं में कोई बच्चा सीख रहा है, आप अगले साल एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 4थी में सीख ले. लोगों के स्कूल्स में यू नो आप अगर आप इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो तभी से आपको स्कूल में यू नो नाम वाम लिखवाने पड़ते हैं वेटिंग लिस्ट में, स्पेशली इन बिगर सिटीज़. तो ये इतना कॉमन बात है ये, मतलब इसमें तो कोई ऐसी भी बात नहीं है कि 1-2 साल रुक जाएंगे, वैसा भी नहीं है. आप यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, जाके नाम लिखवा लो बिकॉज इतनी लंबी वेटिंग है. दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. द फीस, द काइंड ऑफ प्रेशर जो प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं बच्चों से, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. I mean, there are a lot of factors. I'm sure there are really good schools out there, but you know, closely interacting with a lot of children that we have, and the kind of pressure that we've seen with children, I think we chose this path. Obviously, it's not something that we say is something that everybody should do or whatever it is, but we felt it's right. आसान नहीं है बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है उसके लिए, but that's a commitment and that's something that we've decided कि करना ही है. So I mean, that's something we are. सर जैसे मतलब बोला जाता है ना कि वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं उनको कुछ भी दे दो वो बोल देंगे जी. तो सर ओडिया में भी एक टंग ट्विस्टर्स हैं. टंग ट्विस्टर, अच्छा जी. तो मैं उसको बोलते ही मेरा टंग ट्विस्ट कर मैं एक ओडिया का टंग ट्विस्टर आपको बोलूँ. अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ जी. बोलना है तो वो लाइन है कि बोगो बेको बोंका, बोगो बापा बेको बोंका. बहुत बढ़िया है यार ये लाइन, में बिना शब्द समझ. बट पहला क्या, बोगो. बोगो बोगो मतलब क्रेन. क्रेन, हाँ. बोगो बेको मतलब नेक. हाँ. इज बेंड बोंका. बोगो बेक बंकाय.
बोगो बोगो, बेको बेको, बंका बोगो बापा मतलब उसका फादर का हाँ हाँ तो बोगो बेको बंकाय बोगो बापा बेको बंकाय बंकाय बंका बोगो बेको बंकाय बोगो बापा बेंको बंकाय बोगो बेको बंकाय बोगो बापा बेको बंकाय बोगो बेको बंकाय बोगो बापा बेको बंकाय। हाँ तो मतलब थोड़ा नाइस बहुत सर थोड़ा बहुत इतना बार तो मैं भी नहीं बोल सकता सर। वेरी नाइस सर वेरी नाइस। तो अभी सर जैसे मैं बोलता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग राउंड है हाँ। रैपिड फायर। अच्छा जल्दी जल्दी आंसर देना। अच्छा जी तो योर फेवरेट वॉइस ओवर रोल। डेडपूल ओके मॉर्निंग पर्सन और नाइट नाइट आउल ओके फेवरेट एनिमेटेड मूवी। अकीरा प्रिफर्ड डबिंग लैंग्वेज। हिंदी कॉफी और टी। टी ड्रीम कैरेक्टर टू डब। ओह सो मेनी बहुत सारे हैं बट आई मीन मैं अगर इफ़ आई से ओनली वन एनी कैरेक्टर इन एन ओरिजिनल एनिमेशन मूवी विद पिक्सार जी सो यहाँ डब नहीं करनी है मुझे वहाँ जाके ओरिजिनल कैरेक्टर में वॉइस देनी है अपनी सो दैट इज़ द ड्रीम ओके आई होप ये जल्दी fulfill आई हो होप सो जाए। सर फेवरेट प्लेस टू रिकॉर्ड एनी फेवरेट स्टूडियो और यू कैन मेंशन। oh I love जहाँ I love Sound and Vision Studios I love there are so many but Mumbai is one of the best places मतलब I love Mumbai मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर टू डब। Initially I would say Ben 10 was one of the most challenging roles because 10 आवाज़ें plus Ben की आवाज़ maintain करना I think yeah Ben 10 I would say बुक और ऑडियो बुक। book फेवरेट वॉइस एक्टर। oh a lot of them यू हैव टू मेंशन वन सर। अच्छा इंडियन बोलना है कि इंटरनेशनल बोलना या है इंडियन आपकी मर्जी से। सो इंटरनेशनली एक वॉइस एक्टर हैं जिनका नाम है यूरी लोवेंथॉल जो बेन की वॉइस करते हैं और उसके अलावा उन्होंने सास्के उचिहा की वॉइस की है नारुतो के लिए सो मैंने वो दोनों कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने बात भी की है उनसे ऑनलाइन आई हैव स्पोकन विद हिम सो आई रियली लाइक हिज वर्क एंड ही इज वन ऑफ दोज इंस्पिरेशंस दैट आई स्टार्टेड विद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ही अच्छा बहुत बहुत मज़ा आया और एक थैंक्स a lot. हैम्पर भी है आपके लिए। अरे हाउ स्वीट तो वो हैम्पर ले आओ सर। वो हैम्पर आने से पहले और दो चार चीजें आप जी, जी, जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है आपके। एक तो डेडपूल 3 आ रहा है। वो आ रहा है मुझे पता नहीं मैं हूँ कि नहीं मतलब हमें एज आर्टिस्ट वी आर नॉट एबल टू डिस्क्लोज बट ट्रेलर्स वगैरह तो आए हैं यू नो यू शुड वॉच द फिल्म इट्स अ ग्रेट फिल्म बट कई सारे नेटफ्लिक्स के कुछ सीरीज़ आए हैं अभी हाल ही में एरिक आई है नेटफ्लिक्स पे दैट्स रिलीज्ड एंड अब कुछ और OTT प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं होपफुली देयर आर सम साउथ टू हिंदी फिल्म्स आल्सो इन द पाइपलाइन सो धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। उड़ीसा में आपने ऐसा कुछ खाया है जो यूनिक था। दही बड़ा खाया चना पोड़ा खाया है सो और हर बार आता हूँ तो खाता ही हूँ 100%। आपका वैसे गो टू कंफर्ट फूड क्या होता है कि आप कुछ खुद बना के अगर बना सके आजकल जैसा रील चल रहा है। ऐसा मैं खुद से तो कुछ बना के खाता नहीं हूँ बट आई रियली लाइक शीरा जो होता है मीठा शीरा जो इट्स अ वेरी आई मीन महाराष्ट्रियन शीरा आई लाइक बट आई ऑल्सो लाइक जो साउथ इंडियन स्टाइल में सो शीरा क्या कह सकते हैं यार जैसे उसको बोलते हैं जलेबी जैसा कुछ? नहीं सूजी का हलवा जिसे बोलते हैं सॉर्ट ऑफ हाँ हाँ वो आपका सबसे आई लाइक दैट हाँ मतलब वो घर पे बना हुआ जो माँ के हाथ का होता है आई रियली लाइक इट। हाउ स्वीट थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यू नो ओडिया की जनता से बात करने का एक माध्यम दिया मुझे और आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। कैसा लगा हमारा इंटरव्यू। बहुत मज़ा आया यार टू बी एबल टू सिट इन एन एनवायरनमेंट लाइक दिस इट वाज रियली यू नो न्यू फीलिंग एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम ये बातें कर पाए यू नो बहुत कैजुअल लगा बहुत अच्छा पर्सनल कॉन्वर्सेशन लगा मज़ा आया। हाय मैं हूँ संकेत म्हात्रे और आप मुझे देख रहे हैं मो टीवी पर।